Hello everyone. Today I am going to explain you all about how to score good in any particular examination, whether it is a board examination or any competitive examination. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या हमारा टाइम शेड्यूल हो जिससे कि हम सबसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जो हमारी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से. सो कैपेसिटी में कोई भी ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं. बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहते हो, मन है आपका कि हम अच्छा मार्क्स अचीव करें, अच्छा करके दिखाएं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. कोई भी आपको नहीं रोक सकता है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने अंदर कुछ खोजना है ऐसा कि किस लिए आप पढ़ रहे हो. कोई ना कोई आपके पीछे रीज़न होगा जिस लिए आप पढ़ रहे हो. आपको फ्यूचर ऐसा बनाना है, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, वॉट जो भी चीज़ है, कोई बेसिक रीज़न निकालो जिसकी वजह से आप पढ़ना चाहते हो, जिसकी वजह से आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हो. अगर वो रीज़न जिस दिन आपने ढूंढ लिया, जिस दिन आपने एक जेन्युइन रीज़न ढूंढ लिया अपने पढ़ने के लिए, उस दिन आप बहुत अच्छा कर जाओगे. उसके बाद किसी को, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो. सो बेसिकली आपको करना क्या है, सिंपल शॉर्ट है कि आप अपने अंदर सबसे पहली चीज़ है कि खोज के निकालो कि मुझे क्यों पढ़ना है, मैं ऐसा क्या करना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, और मैं ऐसा क्या करके दिखाना चाहता हूँ, दुनिया को क्या प्रूव करना चाहता हूँ. सो पहली चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ ये है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि किस तरीके से हम किसी भी एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, हम कैसे उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ में हम क्वालिफाई हो सकते हैं. चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं. क्या, हाउ टू स्कोर गुड, कैसे हम अच्छा करें किसी एग्जामिनेशन में. ये हमारा बेसिक पॉइंट है आज का. ठीक है, तो कैसे हम स्कोर कर सकते हैं गुड भाई. पहली चीज़ होनी चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, वी नीड टू हैव अ कंप्लीट सिलेबस नॉलेज. आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए. अगर सिलेबस की नॉलेज ही आपके पास कंप्लीट नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. पहली चीज़ आती है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किस अपोनेंट से हम लड़ने जा रहे हैं. अगर मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ, किसी से फाइटिंग है मेरी, रेसलर हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा भाई कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि वो अपोनेंट जो है उसके स्किल्स क्या हैं. अगर स्किल्स पता होंगी तो आसानी से मैं उसके बारे में जान के उसको किस तरीके से हराना है प्लानिंग कर पाऊँगा. अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो रेसलर क्या है, या एक क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर इंडिया का किसी टीम के साथ क्रिकेट मैच है, तो बिफोर दैट क्या करते हैं, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं. उसके पहले बहुत सारे वीडियोस वो देखते हैं, पुराने वीडियोस देखते हैं जो भी क्रिकेट मैचेस हुए हैं. उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा होता है कि वो जान पाते हैं कि हमारा अपोनेंट में क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है. वैसे ही आपके लिए क्या है, आपका जो भी है, बाइबल, कुरान, गीता, सब क्या है, यही सिलेबस है. सिलेबस अगर आप जानते होंगे तो आसानी से भी किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना, या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो भी है, उसको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए आपको कम से कम सिलेबस नॉलेज तो होनी ही चाहिए. सबसे पहला काम होना चाहिए कि हाँ भाई, हम 9 से 10th में गए हैं, 11 से 12 में गए हैं, या 12 के बाद हम नीट की प्रिपरेशन या IIT की प्रिपरेशन या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. वी नीड टू नो अबाउट द सिलेबस. सिलेबस हमको पता होना चाहिए पहले. जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम फाइट कैसे करेंगे, तब तक हम उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कैसे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट आवर सिलेबस. तो सिलेबस के लिए क्या करेंगे, पहली चीज़, यू नीड टू नो योर एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में क्या देखना है आपको, क्या चीज़ करनी है, क्या क्या दिया जाता है सिलेबस में. तो पहली चीज़ कि जो भी आपका सिलेबस है, उस एग्जामिनेशन का, उस सिलेबस को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए. उस सिलेबस की हर चीज़ को निकाल के निचोड़ के रख दीजिए एकदम, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके से उन टॉपिक्स को हमको कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर में जो है. अगर आप देखें 10th में चले आए या 11th में चले आए, 12th में चले आए, 12th में आते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस जो है 12th का और जो स्कूल में टीचर पढ़ाता है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है. क्या हो जाता है, वो टीचर जो है वो कुछ चीज़ों को समझाने के लिए या अपनी नॉलेज उसकी जिस चीज़ पर ज़्यादा है उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देता है. बट हमें क्या करना है, हमको तो सेलेक्ट होना है ना, सेलेक्टिव चीज़ें निकालनी. सेलेक्टिव चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, वो निकलेगी कहाँ से, सिलेबस नॉलेज से. हम जानते रहेंगे कि हाँ भाई, इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर से हमको इस कंटेंट को पढ़ना है, इस कंटेंट को छोड़ देना है. तो सिलेबस नॉलेज होना ज़रूरी है. और किस पॉइंट को ज़्यादा देखना है, किस पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो पॉइंट भी आपको कहाँ से मिलेगा, इसी सिलेबस के नॉलेज से मिलेगा. पहली चीज़ हो गई सिलेबस नॉलेज. लेट अस कंसीडर द सेकंड वन. सेकंड चीज़ जो हमको चाहिए वो सिलेबस एनालिसिस होनी चाहिए आपके पास.
सिलेबस एनालिसिस, अच्छा सर ये कैसे करेंगे? सिलेबस एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? तो सिलेबस एनालिसिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए उस एग्जामिनेशन का, जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो पेपर ले लिया आपने, साथ में क्या करिए, अपना सिलेबस ले लीजिए। अब एनालाइज करिए कि किस पर्टिकुलर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नेम लिख दीजिए भाई, चैप्टर के नेमिंग कर दिया आपने। उस चैप्टर से देखिए कि ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 10 चैप्टर्स हैं भाई हमारे। इन चैप्टर्स में क्या करना है आपको, इस फर्स्ट चैप्टर से भाई हम देख रहे हैं कि ये इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, इससे 4 नंबर का या 4 क्वेश्चन पूछा गया, इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया, इससे 1 ही पूछा गया। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करिए, लगभग आप आइडेंटिफिकेशन में इतना पा जाएंगे कि किससे कितने नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, किसी से 8-10 का पूछा जा रहा है, किसी से 3-4 नंबर का पूछा जा रहा है। तो वो आप इतना जान पाएंगे कि पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसको कितने फोकस्ड होकर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो पेपर ले लिया आपने, सिलेबस ले लिया, तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन भी आ रहा है तो फिर उसके बाद आगे जब इसको एनालाइज कर लीजिए अच्छे से, तो टॉपिक एक हेडिंग डाल के लिख लीजिए। वहाँ क्या करिए, टॉपिक आप देखिए कि हाँ भाई ये चैप्टर है, इस चैप्टर से ये ए नाम का टॉपिक आ रहा है, बी नाम का टॉपिक आ रहा है, इस चैप्टर से जो है वो जेड और वाई नाम का टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। वो टॉपिक भी आपने एनालाइज कर लिया, वो टॉपिक भी आपको पता चल गया किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। वो टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, उस टॉपिक को एकदम पूरी तरीके से तैयार कर देना। कैसे, कहाँ से, क्यों, किस लिए, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस तैयार करके उसको कंप्लीट कर लेना। तो ये हो गई दूसरी चीज़ कि सिलेबस की एनालिसिस कर ली। देखो क्या हुआ, पहले सिलेबस जाना, फिर सिलेबस जानते रहोगे तब तो सिलेबस एनालिसिस कर पाओगे। सिलेबस एनालिसिस में प्रीवियस ईयर पेपर भी ले लिया आपने, चैप्टर्स को लिखा, उन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में ही कर लेना, बाद में नहीं करना। बाद में नहीं कि एग्जाम के पहले हम जाके बैठ के ऐसा कर रहे हैं। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जिस भी एग्जामिनेशन की, उसी समय से स्टार्ट कर देना है, पहले ही कर लेना है। हमको बांट लेना है, क्राइटेरिया बना देनी है हमको कि किस चैप्टर को कितना फोकस वे में पढ़ना है। पढ़ना तो सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, लेकिन हमको किसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है वो पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को मैं 10 बार रिवाइज़ करूँगा, इस चैप्टर को मैं 4 बार रिवाइज़ करूँगा, इस चैप्टर को एक ही बार पढ़ लूँगा। पढ़ना लेकिन है सब कुछ, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है कि सर ने कहा था, ऐसा नहीं करना। चलो भाई, तो चैप्टर हमने देख लिया, हमने उसके टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। तो हमारा क्या हो गया, पेपर पैटर्न पूरा हमारा तैयार हो गया। पेपर पैटर्न हमारा पूरा तैयार हो गया कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ये हो गया। अब हमको अपनी खुद की प्लानिंग करनी है। अब अपनी प्लानिंग कैसे होगी, अपना प्लान कैसे बनेगा, खुद की प्लानिंग के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ अपनी प्लानिंग के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन, उसके लिए अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, किस तरीके से हम आंसर लिखें, हेडिंग वाइज लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, फ्लो चार्ट बना के लिखें, माइंड मैप बना के लिखें, डायग्राम बना के लिखें। वो आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है तो किस तरीके से आंसर की डिमांड क्या है वो पता होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं क्या करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के टाइप का आंसर लिख के चले आए, 2-2 3-3 पेज भर दिए, उसमें क्या फ़ायदा है, कौन सा मार्क्स उससे बढ़ जाएगा आपका। 1 नंबर का है, एग्जामिनर 1 ही नंबर देगा, उससे ज़्यादा उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि आपको देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के जितना लिख के चले आए तो भी प्रॉब्लम है भाई, नंबर नहीं मिलेगा। कंटेंट आपने लिखा, ठीक है आपको आ रहा था, लेकिन आपने लिखा नहीं उतना तो नहीं मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से लिख के आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपको पता होना चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए आपको सब आता है और आपके राइटिंग स्किल नहीं है तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हमको सब आता था, बहुत अच्छा, मुझे भी देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं क्लास में, फिर बाद में जब रिजल्ट आता है तो कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल में कुछ कमी रह गई थी शायद। तो राइटिंग स्किल जो है उसको भी सुधारा जा सकता है। कैसे? प्लानिंग करके। अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, खुद को पता होना चाहिए कैसे हम इसको प्लान करें। अब देखो क्या है, अगर किसी पर्सन को एक ए से बी पॉइंट तक पहुंचना है, इस ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के हज़ारों रास्ते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। हम यहाँ से गए, ये ऐसे जिगजैग करके जा रहा है, इधर घूम के जा रहा है, सीधे जा रहा है, फिर इधर से बैक होके आ रहा है, या फिर पता चला कहीं और ही निकल गया। तो करना क्या है भाई, क्या ये फालतू वाले रास्ते पर जाएंगे, क्या इस रास्ते पे जाएंगे? क्यों? क्योंकि इस रास्ते पे अगर जाएंगे तो परेशानी है, हम उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा दूर निकल गए, लेकिन हम अपने पॉइंट तक पहुँचने, अपने लक्ष्य तक पहुँचना, हमको अपने गोल को अचीव करना है, वहाँ तक जाना है जहाँ हमको जाने की आवश्यकता है। फालतू इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज लेना है, लेकिन अगर आप स्कोर की तरफ देख रहे हैं, अगर बेटर स्कोर करने की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एट लास्ट क्या होता है ना, हम बोलते ज़रूर हैं कि हमको नॉलेज चाहिए, नॉलेज गेन करनी है। भाई नॉलेज ये सब कुछ होता है, अच्छी बात है, नॉलेज होता है सब कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बाद में क्या पड़ता है, जब रिजल्ट्स आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं
कि सर हमारे रिजल्ट इतने नहीं आए उतने नहीं आए, वो अदर मैटर है, वो तो ठीक है कि नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम यहाँ आज बात किसके लिए कर रहे हैं? स्कोर करने के लिए। स्कोर करने के लिए आपको प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, और प्लानिंग के लिए A to B अगर जाना है तो अगर ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे आप, सेंटर वाला जो एकदम सीधा सीधा जा रहा है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। वो बेस्ट कैसे हो जाएगा? आपके सामने है। कैसे बेस्ट है? फालतू की इधर उधर मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, हम एग्जैक्ट वे में चल रहे हैं और उसी वे से अपना नंबर अचीव करके दिखाएंगे, और दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए, ये हो गया, हमारी प्लानिंग की बात हो गई। इसमें हमने बताया क्या कि अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है आपका, सब्जेक्टिव रिटन वाला एग्जामिनेशन है, आप 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 12th का दे रहे हैं, कुछ एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिटिव भी होते हैं जिसमें रिटन होता है, सब्जेक्टिव। वैसे तो अब तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो आपको राइटिंग स्किल के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है आंसर को, डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है या पॉइंट्स में आंसर लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, वो आपको पता होना चाहिए। इट विल बी डिपेंड ऑन द ओनली द एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम है उस पर डिपेंड करता है। ये आप तय करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो क्या डिमांड करता है। चलिए, स्किल सब्जेक्ट के बाद ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्टिव, ये हो गया। ऑब्जेक्टिव अगर पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बहुत काम आते हैं। देखो भाई, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं जब भी पढ़ाता हूँ क्लास में अक्सर ट्रिक्स हर चीज़ की बता देता हूँ कि इस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। अब जो चीज़ें रिलेट नहीं हो पाते हैं, बेसिकली मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके ट्रिक्स हमको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स वेरी कर जाते हैं, अब दिमाग से स्किप कर जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस में था। हर चीज़ में एग्जाम्पल है, तो इसलिए एग्जाम्पल जो है वो याद करने की चीज़ है। बाकी 90% बायोलॉजी के सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ समझना है, एक एक चीज़ समझने वाली है। चलिए, यहाँ देखें क्या है, ट्रिक्स और टेक्निक की बात कर रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी अटेम्प्ट करने वाले हैं आप, उसमें ट्रिक और टेक्निक होनी चाहिए आपके पास। एक तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एलिमिनेशन टेक्निक है। एलिमिनेशन टेक्निक में क्या है कि एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, दिस समथिंग इज देयर, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, A B C D, 4 ऑप्शन है। आपको पता है कि ये जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, और उस चैप्टर से रिलेटेड ये A ऑप्शन भी नहीं है, B ऑप्शन भी नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही निकल गए, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा मिलता जुलता है इस चैप्टर से, और डी वाला भी मिलता जुलता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे कि कौन सा वाला सही, आप अपनी नॉलेज को चेक करेंगे, उस हिसाब से निकालने वाले। और एलिमिनेशन टेक्निक में और क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, फिर भी इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट दिया हुआ है कि मुझे पता है कि ये पॉइंट जो है, ये ए वाला जो ऑप्शन है उसको हम अच्छे से जानते हैं, ये ए ऑप्शन जो है इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, बी वाला ऑप्शन भी अच्छे से जानते हैं, सी वाला ऑप्शन भी अच्छे से जानते हैं, इसकी नॉलेज पूरी हमारे पास है। तो ये जो क्वेश्चन में जो मेंशन चीज़ है वो ए, बी और सी में तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर डी। डी के बारे में भी नहीं पता था, इस क्वेश्चन के बारे में भी नहीं पता था, फिर भी आपने आंसर दे दिया, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस को आप जानते थे, उनको जानते थे, तो आपको पता चल गया कि ये तीनों में मैंने पढ़ाया और ये तीनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन जाने वाला है? डी ऑप्शन जाने वाला है। इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक और ट्रिक्स वगैरह तो तैयार किए ही जाते हैं ताकि हम अच्छे से उसको कर सकें। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग, किस तरीके से बढ़ें। देखो, फालतू इधर उधर नहीं जाना है, कहाँ जाना है? एकदम सीधा जाना है, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस और सिलेबस की नॉलेज होना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि हम सीधा सीधा चल सकें किधर हमको जाना है। जाओ इधर उधर भी भटको, खूब इधर उधर जाओ, बहुत सारी नॉलेज गेन करो, अच्छी चीज़ है, लेकिन एग्जामिनेशन जब लास्ट में प्रिपरेशन करोगे तो क्या ज़रूरत है? सीधा सीधा जाना है ना, फालतू तो इधर उधर जाओगे नहीं, टाइम वेस्ट तो करना नहीं। उस समय जितनी बार हो सके उसी चीज़ को रिपीट करो जो चीज़ हमको आने वाली है एग्जामिनेशन में, जो हमारे सिलेबस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है, अगली आती है कि यहाँ से जैसे प्लानिंग हमने किया, अभी प्लानिंग में एक और चीज़ बता दूँ मैं कि प्लानिंग में ए से बी जब जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि ये बी पॉइंट तो हमारा रिजल्ट, ठीक है, जो एट लास्ट हम पहुँचने वाले हैं वो बी पॉइंट है। तो साल के शुरुआत में हमको बी पॉइंट तो दिखता नहीं है, हम सोच लेते हैं भले ही, लेकिन बी पॉइंट तक तुरंत तो हम पूरा प्लानिंग कर नहीं पाएंगे एक साल का पूरा। तो हमको प्लानिंग का क्या करना है? छोटा छोटा प्लानिंग करो। ए से हम सी जाएंगे, सी से फिर डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, ई से एफ जाएंगे, फिर हम बी पे पहुँचेंगे। छोटी छोटी प्लानिंग्स करें। बहुत लंबा रास्ता तय करना है तो क्या करते हैं कि क्या डायरेक्ट वहाँ का विज़न हमको मिल जाता है? नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जितना रास्ता दिखता है उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। तो छोटी छोटी प्लानिंग करो, 3-3 दिन की, एक हफ्ते की प्लानिंग करो और तैयारी करो। अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। समय किसी का नहीं है, समय किसी को नहीं पूछने वाला है। आप अगर अपना काम करेंगे तो समय आपके साथ चलेगा, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा, आप वैसे ही बैठे रह जाओगे, ठीक है। बाकी लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा है वो पीछे जा रहा है। और अगर आप मेहनत कर देते हो अभी से मेहनत, शुरुआत से मेहनत कर देते हो, तो आप एक एज ले लोगे, आगे निकल जाओगे सबसे। सो दैट अभी से स्टार्ट कर दो, प्लानिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। चलो, इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, बहुत बच्चे होते हैं कि सर टाइम टेबल दे दीजिए।
तो टाइम मैनेजमेंट आपका चीज़ है भाई। टाइम को मैनेज करना आपके हाथ में है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप देख लीजिए कि आपके लिए सबसे सूटेबल टाइम क्या है पढ़ने का। दिन में पढ़ना चाहते हैं, रात में पढ़ना चाहते हैं, आपको जब भी अकेला मिल रहा हो, अकेलापन जब भी मिल रहा हो आपको, अगर आपके घर के आसपास बहुत सारा शोर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो रात में पढ़ो ना भाई। किसने मना कर रखा है? रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब भी आपको समय मिलता है, जिस तरीके से समय मिलता है पढ़ो। लेकिन स्टडी आज छोटे छोटे रखो, 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के, इस तरीके से रखो। और दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तब, नहीं करना चाहते हो तब तो मत ही पढ़ो, कोई मतलब ही नहीं है। वो 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ख़त्म करो सब बवाल है, बिना मतलब का पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ना है अच्छे से तो 6 से 8 घंटे का टाइम फिक्स कर लो। अब ये 6 से 8 घंटे कैसे निकालोगे, अब आप देख लो। ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल की, कोचिंग की और नोट्स बनाने की बात नहीं हो रही है। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ने की बात कर रहा हूँ। 6 से 8 घंटे सोच के देख लेना, इतना काम करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। टाइम मैनेजमेंट मैंने अभी आपको बताया, सबसे प्रॉब्लमेटिक यही है। बच्चे सोचते हैं सर यही तो नहीं हो पाता है, अब यही समय ही तो नहीं है हमारे पास, कैसे करेंगे हम। अब देखो, टाइम को हल्के में लोगे तो टाइम आपको ले लेगा, कहानी नहीं बचेगी कुछ भी। तो करना क्या है, 6 से 8 घंटे आपको घर पे स्टडी करना है। देखो, सबका माइंड अलग है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे कि सर मेरा माइंड बहुत तेज़ है, मैं बहुत जल्दी से चीज़ों को पिकअप कर लेता हूँ, हो जाता है हमारा। तो ठीक है, आपका होगा माइंड, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई कि 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से 8 घंटे ही दो, कम भी दो, लेकिन एक या तो फिर ऐसा बना लो कि मुझे इतना टॉपिक आज फिनिश करना है, तो उस टॉपिक वाइज आप कंप्लीट कर लो। चाहे उसमें 10 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, टॉपिक वाइज भी आप कर सकते हो। यहाँ मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ये आर्ट्स को, तो 6 से 8 घंटे का ले लो, 2-2 घंटे की स्टडी करो, 2 से 4, 2-2 घंटे की 4 लैब्स में पढ़ाई करो आप, जब भी करना हो। अब क्या होता है, बच्चे अब यहाँ के बाद भी टाइम मैनेजमेंट भी लिख लिया हमने, सब कुछ कर लिया, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। क्या करना है आपको, सेल्फ डिसिप्लिन होना है। क्या होना है भाई, सेल्फ डिसिप्लिन होना है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, अपने अंदर ऐसी चीज़ जगानी पड़ेगी कि नहीं भाई, मुझे ये काम करना है तो करना है, इसी टाइम में करना है तो करना है, इसको मैं कल पे नहीं टालूंगा। कैसे नहीं टालूंगा, कैसे नहीं टालूंगा मैं बिल्कुल उस चीज़ पे इतना फोकस्ड हूँ, इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि मैं इसको टाल ही नहीं सकता, मैं टालने ही नहीं जाऊँगा। तो क्या करना है, सुबह उठना है। सुबह हमने टाइम अगर फिक्स कर लिया कि 6 बजे पढ़ना है, 4 बजे सुबह भोर में पढ़ना है, तो 4 बजे उठूँगा मैं, चाहे जो हो जाए मैं उठूँगा। या तो मैं 4 बजे का टाइम ही नहीं बनाऊँगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही तैयारी करनी है। तो क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन होना है। सेल्फ डिसिप्लिन होना है तो सुबह उठकर पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, उठना है तो उठना है, स्टडी टाइम को अपने पूरा करना है। अगर मैंने किसी तरीके से रात में क्या कर लिया, मैंने दिन में जो है वो लंबा सो गया, मैं 4 बजे का टाइम था, 6 बजे उठा, मान लो हो गया, कभी हो गया 6 बजे उठा, तो क्या करूँगा मैं, उसको किसी न किसी तरीके से, अगर 6 से 8 घंटे रखा है मैंने, तो उसको मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगा, चाहे 2 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, मैं कंप्लीट करूँगा तभी सोऊंगा। ये देखो, ये सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर अलग कैसे होगे, दुनिया से अलग कैसे होगे, कुछ न कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से रोना पड़ेगा, कुछ न कुछ, तभी तो आगे चल के मौज होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, आपने सेक्रीफाइस किया, आपने अपने आप को समझा, अपनी नीड्स को समझा। मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बोला था कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पहले खोजना पड़ेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, रीज़न जानना पड़ेगा क्यों पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ खोज के निकालो, कुछ खोज के खुद से निकालो कि मैं पढ़ के क्या करके दिखाने वाला हूँ, मुझे क्या ऐसा अचीव करना है, मैं किस लिए पढ़ने जा रहा हूँ, वो चीज़ निकालो। चलो भाई, हो गई बात सेल्फ डिसिप्लिन की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ आता है कि हाउ टू मेक नोट्स। यहाँ भी दिक्कत आती है, हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाएं। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, उल्टी सीधी चीज़ करते हैं, थ्योरी लिखे जा रहे हैं। थ्योरी नहीं बनानी है भाई, फालतू का काम नहीं करना है। पूरी गीता लिखोगे, नहीं लिखना है। क्या करना है भाई, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, माइंड मैप बनाएंगे। क्या करेंगे, माइंड मैप या फ्लो चार्ट बनाएंगे, माइंड मैप में पढ़ेंगे, थ्योरी बनाएंगे। बिल्कुल स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि स्कूल में सिंपल सी चीज़ होती है, स्कूल की डिमांड होती है कि नोट्स वगैरह, कॉपी वगैरह बनी होनी चाहिए। थ्योरी बनाइए, फर्स्ट टाइम बनाइए, स्कूल के लिए बना दिया आपने, फिर वो वेस्टेज है आपके लिए, कुछ उसका यूज़ मत लीजिए। उसके बाद सब कुछ फ्लो चार्ट में उतार दीजिए। चैप्टर्स को ऐसा करना स्टार्ट करिए कि चैप्टर अगर आपके नोट्स में 10 पेज का है, तो उसको आप जब माइंड मैप में कन्वर्ट करिए। माइंड मैप कैसे बनता है, रिलेट करके चीज़ों को, वो जो फ्लो चार्ट्स वगैरह बनते हैं, इधर उधर ये एरो दिखा के आप पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, वही फ्लो चार्ट माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप अगर बनाओगे आप, तो जो 10 पेज का जो पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी है, वो आपकी लगभग 4 पेज में आ जाएगी। 4 पेज में आ जाएगी, दोबारा पढ़ोगे तो 3 पेज 2 पेज में आ जाएगी, और तीसरी बार चौथी बार पढ़ोगे तो 1 पेज में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाता है।
ऐसा होता है, अगर आप करके नहीं देखे हो तो करके देखना, ऐसा हो जाता है। तो एक पेज का सोचो, अगर आपके सिलेबस में 22 चैप्टर हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो 22 चैप्टर जो है वो 22 पेज में आपके निकल जाएंगे। तो लास्ट डे जब आपको रिवीजन करना होगा एग्जामिनेशन का, तो आप 22 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा सोचो। बाकी बच्चे पूरा एक चैप्टर पढ़ने के लिए 22 पेज पढ़ रहे होंगे और आप पूरी सिलेबस निकाल चुके होंगे। इसीलिए तो शुरुआत से मेहनत करनी ज़रूरी है। अगर शुरू से मेहनत करते रहेंगे तो उस 22 पेज को ले आ पाएंगे और हर चीज़ को अच्छे तरीके से अपने माइंड में आपने बिठा रखा है। कैसे बिठाया है? तैयारी कर करके, पढ़ के इतना पढ़ दिया है कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग से गायब होने ही वाली नहीं है। तो ये सब तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। तो हाउ टू मेक नोट्स, तो थ्योरी नहीं बनानी, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, माइंड मैप पे फोकस करिए। छोटे छोटे चिट्स बनाइए। चिट्स एग्जाम में ले जाने के लिए नहीं बनाना है, वो चिट्स अपने लिए बनाना है। पॉकेट में रख के घूमिए कहीं भी, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, उन सबको लिख के रखिए। जो आपको नहीं याद हो रहा है उनको रखिए। जब भी कहीं घूम रहे हैं, ऐसे ही दिमाग में आया कि अरे यार आज मैंने पढ़ा था, वो याद है या नहीं है, ऐसे ही दिमाग में सोचिए, नहीं याद है, तुरंत चिट निकाल के दिखाइए। कई बार रिवीजन हो गया आपका, चलते चलते आप पढ़ नहीं रहे हैं फिर भी रिवीजन हो गया। आप क्या करिए, जहाँ स्टडी टेबल है आपका, वो वॉल के साइड आप क्या करिए, अपना चेयर आपका वॉल के साइड होना चाहिए, ताकि आपकी फेस वॉल को देखे, इधर उधर आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो वॉल की तरफ। और सामने क्या करिए, एक बोर्ड लगा लीजिए, उस पर आप स्टिक करके रखा करिए चीज़ों को, ताकि क्या हो कि जो भी चीज़ हो, माइंड जो है हमारा ना वीडियोज़ या इमेज में अच्छी तरीके से चीज़ों को समझता है। अगर आपको दे दिया जाए यही काम, अगर दे दिया जाए आपको कि आप ऐसा करिए कि जो फिल्म है उसको देखिए, 3 घंटे की मूवी देखिए और उसकी स्टोरी सुनाइए, बिल्कुल आप सुना देंगे, अच्छे तरीके से सुना देंगे, बहुत सारे बच्चे सुना देंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि ये स्क्रिप्ट है 200 पेज की पिक्चर की और आप इसको याद करके सुनाइए, बोर हो जाओगे 2-3 पेज पढ़ने के बाद। उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप बिल्कुल स्टोरी नहीं बता पाओगे। तो इमेजेस में चीज़ें याद हो जाती हैं, वीडियोस में चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इमेजेस सामने रहेंगी तो वो ज़रूर आप सामने अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगा दीजिए, जो आपको पसंद है, कार की पिक्चर पसंद है लगा दीजिए, आपको कार्टून्स पसंद है वो लगा दीजिए, जो भी लगाना आप लगा दीजिए। उसके साथ वो नोट्स भी चिपका दीजिए, तो आपको वो इमेज याद रहेगी। जब एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल आपको, अगर वो इमेज याद है क्योंकि वो आपको अच्छी लगती थी, वो इमेज याद होगी, और वो इमेज याद है तो साथ में लिखा हुआ वो कॉन्सेप्ट भी याद होगा, क्योंकि वो उसी पिक्चर का पार्ट होगा। क्योंकि बार बार आप जब भी बैठ रहे हो वहाँ पे पढ़ने, तो बार बार उस इमेज को देख रहे हो। सो इस तरीके से भी तैयारी हो सकती है। जो चीज़ें नहीं रेडी होती हैं उनको ऐसे बनाना है, और नोट्स इसी तरीके से लेके चलने हैं, तैयारी करनी है, माइंड मैप बनाना है, थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप बनाओ। थ्योरी जो है ये बेसिकली हमको एग्जाम, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो लिखने के लिए, राइटिंग स्किल अगर आपने अच्छी कर ली है तो थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से काम कर जाओगे। चलो आगे की बात आती है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना भी केयर करना है। अपनी केयर अगर नहीं करोगे तो ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी केयर आप नहीं कर सकते, अपनी केयर नहीं कर सकते, तो ये सब करके आप बैठे और किसी भी तरीके से बीमार पड़ गए तो 1 महीना आपका ऐसे ही निकल गया, 1 हफ्ते ऐसे ही निकल गया, तब पढ़ोगे कैसे? पहले तो शरीर ज़रूरी है ना। अपनी अगर बॉडी ही सही नहीं रहेगी तो पढ़ के ही क्या करेंगे? ज़िंदगी में कुछ करना भी है तो पहले शरीर तो सही रहे। तो शरीर सही रखने के लिए अपने आप को सही रखना है। क्या करना है? दिन भर बैठ के पढ़ते ही नहीं रहना, पागल नहीं हो जाना पढ़ते पढ़ते। क्या करना है? अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से खाना वाना खाइए, अच्छा न्यूट्रिटिव चीज़ लीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहे, अच्छे से वो चीज़ों को गेन कर सके। अच्छा खाइए, अच्छे तरीके से थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा इधर उधर। ऐसा नहीं है कि एक लगातार बैठे पढ़े ही जा रहे हैं, पागल हो जाएंगे। थोड़ा सा मूवमेंट हो जाना चाहिए, 5 मिनट का ही सही, लेकिन मूवमेंट करिए। मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं छूइए। जब पढ़ रहे हैं उस समय मोबाइल बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आया, नोटिफिकेशन चेक करने लग गए, ये क्या आया है। कभी कभी बच्चे क्या होता है, उनको पता भी नहीं है, ऐसे बिना मतलब फालतू ही निकाल के नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, आया भी नहीं फिर भी चेक कर रहे हैं। ऐसी हरकतों से दूर हो जाओ। अभी पढ़ रहे हो, पढ़ाई को क्लियर कर लो, उसके बाद करना समय मिलेगा इसका भी। चलो, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपनी टेक केयर करनी है। कैसे करना है भाई? कि आपको अच्छा खाना है, अच्छे से रहना है, तभी सब कुछ अच्छा हो पाएगा। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप अच्छे रहेंगे। ठीक है, नहीं तो 1 आध महीना ऐसे ही निकल जाएगा, सारी आपकी स्टडी जो भी आपने पैटर्न बनाया है सब कुछ ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए। हमने अभी बेसिकली 7 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 3 पॉइंट और मैं डिस्कस करूँगा, 10 पॉइंट आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। अब नेक्स्ट आता है 8वां पॉइंट, चेक योरसेल्फ। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को टेस्ट करना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? तो क्या करेंगे, 2 तरीके से टेस्ट करिए। एक तो डेली बेसिस पे करिए, जब भी आप सोने जाइए तब अपने आप को चेक करिए, रिवाइज करिए। रिवाइज करना है, क्या करना है? रिकॉल करना है, रिकॉल करना है, रिकॉल करना है। क्या रिकॉल करना है? जो दिन भर पढ़ा है वो है या दिमाग में या नहीं है, है या दिमाग में या नहीं है। वो कब होगा? जब अच्छे से आपने पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा, तो आपको वो याद होगा। अब आप अभी वो रिकॉल करना है सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट लगेगा आपको। पूरा रिकॉल करिए, आज ये पढ़ा मैंने, ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक में ये था, ऐसे था, हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे नहीं आया, अभी मेरे दिमाग में आ रहा, अरे ये क्या था,
तो तुरंत उठिए, उसी समय उठिए, जाइए पढ़िए तुरंत। नहीं हो पाता है ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं रात में अक्सर बेड पे आ गया, अब मेरे से उठा नहीं जाएगा, ठीक है सुबह उठो, सबसे पहले उसी चीज़ को देखो और उसको माइंड में रख लो कि हाँ मुझे ये चीज़ देखनी है, क्योंकि अभी मैंने आज जो पढ़ा था वो मुझे पूरा आउटपुट मिला नहीं है, पूरा आउटपुट नहीं मिला, इधर इधर आग रहनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, निकाल के देखिए उसको। ठीक है भाई, हमने देख लिया ये डेली बेसिस पे, और वीकली भी ले लीजिए भाई। वीकली क्या करिए, अब ये एक्चुअल टेस्ट कराइए अपना, एक्चुअल टेस्ट करिए, किसी से बोलिए उस चीज़ को पूछे, या आप खुद कोई भी पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चंस निकाल लीजिए, या उसके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, जो भी चाहते हैं उस तरीके के क्वेश्चन निकालिए, उसको सॉल्व करिए बैठ के। संडे को पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए, संडे को सिर्फ अपनी चेकिंग करिए, चेक करिए अपने आप को, चेक करिए जितना भी हफ्ते भर में पढ़ा है वो सही है या नहीं है, रिवीजन में टाइम दीजिए, चेकिंग में टाइम दीजिए, डेली देखिए। ये भी बात है कि रिवीजन हमको डेली करना पड़ेगा। डेली क्या चीज़ करनी पड़ेगी, जो पढ़ रहे हैं वो पुराने टॉपिक को भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 घंटे आप उसमें निकाल दीजिए रिवीजन के लिए, कि मैं पिछला जो पढ़ा हुआ हूँ 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, उनमें से जो टॉपिक्स मेरे दिमाग से निकल रहे हैं या हो रहे हैं उनको रिवाइज करेंगे। रिवीजन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, तो इफेक्टिवली वो दिमाग में रहता है। कैसे तैयारी करें, तैयार कर रहे हैं ठीक है, पढ़ रहे हैं, आ रहा है ठीक है, पहले दिन करिए, तीसरे दिन करिए, 5वें दिन करिए, 7वें दिन करिए, 9वें दिन करिए, इतने 5 बार करेंगे ना सब याद हो जाएगा। फिर भी नहीं याद होता है, कुछ और टिपिकल है, जाओ किसी को पढ़ा दो जो अच्छे तरीके से आपको उसके बाद वो याद हो जाएगा। किसी को पढ़ा रहे हो ना, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाते चीज़ों को, मैंने ज़्यादातर चीज़ें याद हो गई हैं मुझे। बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं इजीली आंसर कर देता हूँ। रीज़न क्या होता है, ये पढ़ाते चीज़ों को मैंने याद कर लिया, सब कुछ याद हो गया है। पढ़ाओगे तो बहुत ही ईजीली तरीके से तैयार हो जाएगा। मैं जब पढ़ता था मुझे भी बहुत तरीके से अच्छे से याद नहीं हो पाता चीज़ों को, चीज़ें मुझसे भी याद नहीं होती थी जल्दी। तो अच्छे से कैसे हो गया, मैंने पढ़ाया, पढ़ाते ऐसा हो गया कि अब वो सब बिल्कुल इधर पीछे चला गया है। पीछे किधर, सेरेबेलम में आ गया। मतलब यहाँ पे अब ये अपने आप, मैं अगर सोया भी रहूँ, उठाओ मेरे को, मैं वहीं से चालू हो जाऊँगा जहाँ से आप चाहोगे। चलिए ठीक है, ये हो गई बात कि अपने आप को चेक करना है। 9th पॉइंट देखते हैं। अब इसके बाद क्या है भाई, नो रट्टूफिकेशन, मतलब रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर रटोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हर एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं, छोटे क्लास से रटते आ रहे हो ना, हर क्लास में, अगले क्लास में जाते हो पिछले वाला गायब। अगले क्लास की बात क्या करें, छोटा ही बात करते हैं। अभी एग्ज़ाम दे के आए, रात भर पढ़े सर, रात भर पढ़ के हम एग्ज़ाम अच्छा कर लेते हैं, ठीक है एग्ज़ाम अच्छा कर लिया, अगला फिर उसके बाद जैसे ही निकल के आओगे कहानी ख़त्म हो जाएगी उसकी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, बस उसके बाद वो ख़त्म। रट्टूफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत तरीके से उसको तैयार कर लोगे आप 1-2 दिन में। लेकिन 1-2 दिन में आगे चल के जब आप 4000-5000 पेजेस की बुक पढ़ोगे तो क्या याद होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आज से आदत नहीं डालोगे समझने की, तो बाद में ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला तुम्हारे पास। करना क्या है, समझना है। समझोगे, समय लगेगा, लेकिन अगर अच्छे से समझ लिया ना उसको, उसके दाएं बाएं की चीज़ों के साथ, ऊपर नीचे की चीज़ों के साथ, अगल बगल की चीज़ों के साथ अगर समझ लिया, तो फिर वो ज़िंदगी में नहीं भूला जाएगा। फिर आप भूलना चाहोगे भी तो उस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, रट्टूफिकेशन नहीं करना, ओनली अंडरस्टैंडिंग करनी है। समझ कर पढ़ा है तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर समझ कर पढ़ा है तो बार बार समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो नो रट्टूफिकेशन, बिल्कुल रट्टूफिकेशन नहीं करना है। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो 10th हमारा पॉइंट है, सबसे लास्ट, राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस। अब क्या है, अगर आपका गाइडेंस सही है, आपको एक अच्छा गुरु मिला है, अगर अच्छे तरीके से आपको वो गाइड कर रहा है, देखो एडवाइज़र्स की कमी नहीं है हमारे इंडिया में, ऐसे ही बहुत सारे, जिससे भी जाओगे वो कुछ ना कुछ एडवाइस आपको दे देगा, ये करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो, उस तरीके से, कुछ भी आप पॉइंट लेके बैठोगे, जो आपके सामने बैठा होगा वो आपको एडवाइस ज़रूर फेंक के मारेगा। ठीक है, लेकिन उस एडवाइस को सही है या गलत है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको किसको आपको लेना है। सही चीज़ों को लो, एनालाइज करो कि कौन सही है आपके लिए। राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पे बैठ के भी पढ़ते एनसीईआरटी की बुक लेके, तो वो जो आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाते, लेकिन अगर गाइडेंस सही नहीं मिलेगी तो अच्छे तरीके से आप उसको नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, यही सारी चीज़ें तो हैं कि गाइडेंस सही मिल पाए। तो सही जो गाइडेंस देने वाला हो उसको चूज़ करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो समय समय से आपसे वो चीज़ें निकलवा पाए जो चीज़ आप नहीं जानते हैं। जो आप जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उसको पता होना चाहिए क्या आप जानते हैं और क्या नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं उस चीज़ को वो आपसे निकलवा लेना चाहिए, ऐसा आपका गाइडेंस जो भी कर रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। और साथ में क्या है, सबको ज़रूरत होती है गाइडेंस की, सबको भी ज़रूरत होती है गाइडेंस की। अब सोच समझ कर आपको डिसाइड करना है कौन आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से अपना कंप्लीशन करना है चीज़ों को। अब आप चल रहे हो, चलते जा रहे हो, ए से बी तक जाना है, पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, इधर गोल गोल घूम रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा की, अभी तक पहुँचे भी नहीं। गोल गोल घूम रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा की और बी तक पहुँचे ही नहीं, क्या फ़ायदा उसका।
मेहनत करते गए पहुँचे ही नहीं जगह तक, ये गलती कर देते हैं बच्चे। तो राइट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैं आपको समझाना चाहता था। किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से जहाँ पे स्कोर करना, आपको अच्छा मार्क्स गेन करना, तो ऐसा है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या बताया मैंने। पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लीजिए, उसको मैच कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर से, और अपने आप आइडेंटिफाई कर लीजिए किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, पैटर्न क्या आने वाला है एग्जाम का, वो पता चल जाएगा आपको। फिर अपनी प्लानिंग करिए कि ए से बी तक जाना है हमको, ये इतने मार्क्स अचीव करने हैं इस तरीके, तो कैसे अचीव करें, क्या क्या पॉइंट्स लेके पढ़ते चले, किस तरीके से पढ़ें। तो हमारी राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। सब कुछ सीख लिया हमने और उसको अगर पेपर पे हम उतार ही नहीं पाए, एग्जाम के समय में टाइम फिस हो गए, तो कहानी खत्म हो जाएगी, सब कुछ पढ़ा हुआ वहीं का वहीं रह जाएगा। तो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, देख लेना है उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट अपनी देखनी है। जितना टाइम आपने फिक्स किया उतना टाइम हमेशा पढ़ना है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाना है, टाइम से एकदम चीज़ों को करना है, नोट्स तरीके से बनाना है। नोट्स में क्या है भाई, माइंड मैप वगैरह से चीज़ों को तैयार करिए, और रिवीजन प्लानिंग जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ बीमार हो जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पर, पूरा जितना भी हमने प्लानिंग किया सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारी बात आती है कि अपने आप को चेक करना है। अगर चेक नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, चेक नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जो हम पिछला कर रहे हैं वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो वो सही होगा कैसे, जब हम चेक करेंगे, अपने आप को रिकॉल करेंगे, चीज़ों को रिकॉल करेंगे, तब हमको पता चलेगा कहाँ हमको रिवीजन की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। तो मैंने बोला कि डेली आपको 1 से 1.5 घंटे रिवीजन पे भी देना, वो निकाल के रख दीजिए। वो 1-1.5 घंटे हमको रिवीजन पे ही देना। हम पढ़ेंगे 5 ही घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे हम रिवीजन करेंगे, 2.5 घंटे रिवीजन करेंगे, 2 घंटे, जितना लगता है आपको उतना लगाइए, लेकिन रिवीजन स्किप नहीं करना। भले ही नया नहीं पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो पुराना पढ़ा है, पुराने पे जितना मेहनत किया है उसको तो वेस्ट नहीं जाने देंगे ना, और लंबे समय तक छोड़ दिया तो वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीकली लीजिए, अपना डेली लीजिए रिवीजन, अपने आप को चेक करिए। फिर रटिफिकेशन नहीं करना। मैंने भी बताया कि रटा हुआ ज्ञान अपने आप चला जाता है, लेकिन अगर समझा हुआ ज्ञान है तो फिर वो कभी भी नहीं जाएगा। फिर राइट गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। सही तरीके से अगर आपका जो ट्यूटर है या फिर जो भी आपको समझाने वाला है, जो गाइडेंस अगर सही देगा तो आप चीज़ों को अचीव कर लोगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर वही गलत है, वही सही आपने नहीं चूज़ किया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। आप सही रास्ते पे ही नहीं चल रहे हो तो कहाँ से मंजिल तक पहुँचोगे। मंजिल तक पहुँचने के लिए सही रास्ता चूज़ करना ज़रूरी है, और वो सही रास्ता कौन दिखाएगा, राइट गाइडेंस देने वाला सिखाएगा। मैंने अभी बताया आपको कि एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। दुनिया भर में हज़ारों, अभी यूट्यूब पे चले जाओगे हज़ारों तरीके के लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे। लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कौन सही है, कौन तरीके से बता रहा है, किससे मेरा गोल है वो किससे अचीव होगा। फालतू की चीज़ें नहीं जानी है, इधर उधर जाते रहोगे, क्या करोगे, बी तक पहुंचना है भाई, अभी बी तक पहुंचना है, फिर आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बहुत डिटेल में जाएंगे। पीएचडी आज ही नहीं करनी है हमें, और बहुत सारे तो गलत भी एडवाइस मिल जाते हैं, तो आपको सही एडवाइस देखनी है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही, जितना समझाना था मैंने समझा लिया। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेस्ड होगी, कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को किस तरीके से क्लियर करें, वहाँ पे क्या चीज़ों को फोकस करना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नीट क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे से बेस्ट हो पाएगा आपके लिए मैं करूँगा। थैंक यू सो मच।